नमस्कार प्यारे साथियों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष इंडियन पॉलिटी में एक नए टॉपिक को लेकर के आया हूं और उस टॉपिक का नाम है विधानसभा और विधान परिषद। इसी टॉपिक में हम लोग आज कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल को देखने वाले हैं। खैर यह सेशन तो स्टार्ट हो चुका है, पहले भी कुछ वीडियो इस पर हम अपलोड कर चुके हैं, कुछ वीडियो बन चुके हैं, कुछ टॉपिक को पढ़ा चुके हैं, लेकिन अब जो बचे हुए कुछ जो पार्ट्स हैं इसके अंतर्गत वो और बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी के हम लोग इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की कुछ चर्चा करेंगे कि कौन कौन से कुछ ऐसी बातें हैं विधानसभा और विधान परिषद से संबंधित, मतलब राज्य सरकार की विधायिका से संबंधित। तो हम लोग पिछले क्लास में विधानसभा की और विधान परिषद की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति की चर्चा किए थे। मेरे प्यारे दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा आप सब। हाँ, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर बात करें कि आपका जो क्लास था, पिछले क्लास में हम देखे थे यहाँ पर वो जो हम लोगों का 8 क्या चल रहा था, सेशन 8 में हम लोग देख रहे थे। वहाँ पर हम लोगों का जो सेशन चल रहा था, पिछला सेशन, वहाँ पे हम देखने वाले थे कि आर्टिकल 182 के बारे में हम लोग पढ़े थे। आर्टिकल 182 क्या है? तो आर्टिकल 182 जो है, यहाँ पर हम देखेंगे आर्टिकल 182 में डिस्क्राइब जो किया गया विभिन्न चीज़ों के बारे में। हम लोग देखे थे कि विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की चर्चा की गई थी। किसकी चर्चा है? विधान सभा और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की चर्चा की गई है। जबकि हम लोग बात किए थे विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा जो है आर्टिकल 178 में किया गया है। किसमें किया गया है? आर्टिकल 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और जबकि आर्टिकल 182 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की चर्चा किया गया है। अब हम लोग जो यहाँ पर देखने वाले हैं वह देखने वाले हैं अनुच्छेद 187। क्या देखने वाले? 187 में क्या है? तो इसमें कहा गया है कि राज्य के विधानमंडल का सचिवालय, क्या कहा गया इसमें? राज्य के विधानमंडल का सचिवालय, राज्य के विधानमंडल के सचिवालय की चर्चा किया गया है इसमें, ठीक ना। राज्य के विधानमंडल का सचिवालय का डिस्क्राइब किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 187 में है। इसमें कहा गया है प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चंस भी जब प्रैक्टिस सेशन में हम लोग देखते हैं कि कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यसभा का सचिवालय या राज्यसभा का सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? तो राज्यसभा के सभापति के अधीन कार्य करता है। लोकसभा का सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के अधीन कार्य करता है। लेकिन यदि यहाँ पर पूछा जाए कि विधानसभा का सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है, विधानसभा का सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? तो विधानसभा के अध्यक्ष के अधीन कार्य करता है। विधानसभा के अध्यक्ष के अधीन कार्य करता है, विधानसभा के स्पीकर के अधीन कार्य करता है। यदि पूछा जाए कि विधान परिषद का सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है, तो विधानसभा के सभापति के अधीन कार्य करता है। सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे सेंट्रल लेवल पर बस स्टेट लेवल पर हमको इम्प्लीमेंट कर देना है ना। जैसे केंद्र में लोकसभा वैसे राज्य में राज्य में विधानसभा, जैसे केंद्र में राज्यसभा वैसे राज्य में विधान परिषद। सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग को बहुत सारी चीजों को सीधे यहाँ पर सेट कर देने होते हैं। बाकी चीजों में कोई अंतर नहीं होता है, कुछ चीजों में अंतर होते हैं। तो ये आप सचिवालय तो देखिए ना, समझ गए सचिवालय का मतलब क्या है? सचिवालय मतलब सेक्रेटेरिएट जो होते हैं। तो ये विधानसभा का सचिवालय जो होगा वह विधानसभा के अध्यक्ष के अधीन, और विधान परिषद का सचिवालय जो होगा वह विधानसभा के सभापति के अधीन कार्य करेगा। क्योंकि विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं, जबकि विधान परिषद में सभापति और उपसभापति होते हैं। स्पीकर, सभापति और उपसभापति होते हैं। क्या होते हैं प्यारे दोस्तों? सभापति और उपसभापति होते हैं, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं। तो ये रहा आपका विधानमंडल। अगर आपसे पूछा जाएगा
कि विधानसभा के सचिव की प्रधान सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो अध्यक्ष करेगा, विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। यदि आपसे पूछा जाए कि कि आपका जो है विधान परिषद का जो सचिवालय है उसके प्रमुख सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो आपका सभापति करेगा। बिना कंफ्यूजन का सीधे आंसर इसमें दे देना है, ठीक है ना। अब जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो आप देख रहे हैं आर्टिकल 199, आर्टिकल 199 अनुच्छेद 199। इसमें क्या कहा गया है प्यारे दोस्तों, इसमें कहा गया राज्य का धन विधेयक। क्या कहा गया है, राज्य का धन विधेयक की चर्चा किया गया है। धन विधेयक के बारे में मैं आपको चर्चा किया था सेंट्रल लेवल पे कि मनी बिल कहते हैं इसे, है ना। धन विधेयक को क्या कहा जाता है, मनी बिल भी कहा जाता है ना। जो मनी बिल होते हैं, मनी बिल में यहाँ पर हम सबसे पहले देखें कि मनी बिल मतलब क्या होता है, धन विधेयक होता है। तो राज्य स्तर पर भी हम देखते हैं कि जो राज्य का धन विधेयक होता है, जो मनी बिल होता है, और जो वित्त विधेयक है, सेम डिफरेंस वहां पर भी जैसे सेंट्रल लेवल पर देखे थे, यहाँ भी डिफरेंस वही होगा। तो मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर बता दूं कि देखिए, राज्यपाल के पूर्व अनुमति के बाद ही सर्वप्रथम राज्य के धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य का धन विधेयक भी सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत होगा, तो राज्य का धन विधेयक भी सर्वप्रथम विधानसभा में ही प्रस्तुत होगा। लेकिन राज्यपाल के पूर्व अनुमति के बाद, राज्यपाल के पास जब यह पुनर्विचार के लिए जाता है धन विधेयक, तो राज्यपाल इसे एक बार भी वापस नहीं भेज सकता, पहले बार में ही पास करना अनिवार्य होता है। धन विधेयक जब विधानसभा में पास होने के बाद विधान परिषद में जाता है तो केवल 14 दिन के लिए जाता है। यदि 14 दिन के अंदर में विधान परिषद विधेयक को पास करके, धन विधेयक को पास करके नहीं भेजती है विधानसभा में, तो वह विधेयक वैसे ही पारित मान लिया जाता है जैसे विधानसभा ने उसे पारित किया था। विधान परिषद जो है वह राज्य के धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती, केवल सिफारिश व्यक्त कर सकती है। लेकिन उस सिफारिश को भी विधानसभा मानेगा कि नहीं मानेगा, यह विधानसभा के स्वविवेक पर निर्भर होता है। किसके स्वविवेक पर प्यारे दोस्तों, तो विधानसभा के स्वविवेक पर निर्भर होता है। संविधान में तो यहां तक भी कह दिया गया, यदि राज्य का धन विधेयक विधानसभा में पास हो जाए तो विधान परिषद में पेश करना कोई आवश्यक नहीं है, सीधे राज्यपाल के पास उसे भेज दिया जाता है मंजूरी के लिए, अंतिम मंजूरी के लिए। समझ गए। और राज्यपाल उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता प्यारे दोस्तों। तो इस तरह आपने देखा कि राज्य का जो धन विधेयक है इसमें भी विधानसभा विधान परिषद की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। क्या है, अधिक शक्तिशाली है। राज्य के धन विधेयक पर भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, ज्वाइंट सीटिंग नहीं बुलाया जा सकता है। समझ गए। ये महत्वपूर्ण कंटेंट पॉइंट थे जो इस धन विधेयक से संबंधित, जो आप इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है यह। अब आप देखने वाले हो कि विधेयक, अब देखो जैसे यहाँ पर एक आर्टिकल, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल आपको बताने वाला हूँ, वह आर्टिकल है आपका जो है 200, आर्टिकल 200, आर्टिकल 200। समझ गए। यहाँ पर कहा गया कि विधेयकों पर अनुमति, विधेयकों पर क्या है प्यारे दोस्तों, विधेयकों पर अनुमति है। यहाँ पर क्या है, अनुमति। किसका अनुमति, तो विधेयकों पर अनुमति। किसका अनुमति, तो राज्यपाल का अनुमति। जैसे आप राष्ट्रपति के बारे में पढ़े हैं ना, अनुच्छेद 111 बताए थे। 111 में क्या है, तो राष्ट्रपति की अनुमति, राष्ट्रपति की विधेयकों पर अनुमति, या कह सकते हैं कि विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति अनुच्छेद 111 में चर्चा किया गया था। तो 111, जबकि यहाँ पर यदि राज्य में आएंगे तो विधेयकों पर अनुमति, राज्यपाल की अनुमति की चर्चा किस आर्टिकल में है प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 200 में है, अनुच्छेद 200 में है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब यह है कि विधेयक यदि विधानसभा में पास हो जाए, विधान परिषद में पास हो जाए, और जब राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल के अंतिम हस्ताक्षर के बाद ही वह विधेयक कानून बनता है। लेकिन राज्यपाल वहां पर
राज्यपाल वहां पर 3 कार्य करता है प्यारे दोस्तों। क्या करता है? राज्यपाल वहां पर 3 कार्य करता है। वह 3 कार्य कौन कौन सा करेगा? तो राज्यपाल जब जाएगा, राज्यपाल के पास जब विधेयक जाएगा तो राज्यपाल वहां पर 3 कार्य करेगा। या तो वह विधेयक पर तुरंत हस्ताक्षर कर देगा जिससे कि वह विधेयक ही तुरंत कानून बन जाएगा, और नहीं तो राज्यपाल उस विधेयक पर क्या करेगा कि राज्यपाल उस विधेयक पर एक बार लौटा देगा। यदि धन विधेयक और राज्य का संविधान संशोधन संबंधी विधेयक नहीं है, वह सामान्य विधेयक है, वित्त विधेयक है, तो राज्यपाल उसे लौटा देगा, एक बार वापस कर सकता है। और यदि विधानसभा दोबारा या विधानमंडल दोबारा उस विधेयक को भेज देता है, अब विधानमंडल भी 2 कार्य करेगा। या तो विधानमंडल उसी रूप में विधेयक को पास करके राज्यपाल के पास भेज देगा, या कुछ परिवर्तन करके राज्यपाल के पास भेज देगा। दूसरी बार जिस रूप में भेजेगा राज्यपाल के पास, राज्यपाल हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं। लेकिन राज्यपाल क्या कर सकते हैं कि राज्यपाल कुछ विधेयकों पर जो है राष्ट्रपति का परामर्श लेने के लिए भी अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। क्या करने के लिए? राज्यपाल राष्ट्रपति की मतलब कि परामर्श लेने के लिए सुरक्षित भी अपने पास विधेयक को रख सकते हैं प्यारे दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो विधानसभा होता है, जो आपका जो यहाँ पर राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पास जब पुनर्विचार के लिए जाता है विधेयक, जब पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति भी वहां पर एक महत्वपूर्ण कार्य करता है कि जब तक राष्ट्रपति का अनुमति नहीं मिल जाता तब तक वह विधेयक कानून नहीं बनता है राज्य का। वह विधेयक तभी कानून बनता है जब वहां पर क्या हो, राष्ट्रपति का अनुमति मिल जाए। तो राज्यपाल जो है कुछ कारणों से विधेयक को रोक कर रख सकता है राष्ट्रपति के विचारार्थ। यदि उसे लगता है कि हाई कोर्ट के किसी मामले में नुकसान हो सकता है, या हाई कोर्ट के या उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है उसमें क्षति हो सकता है, इस मामले को भी लेकर के वह जो है सो अपने पास राष्ट्रपति के विचारार्थ जो है रख सकता है। या संविधान के उल्लंघन की कोई बातें अगर उसे समझ में आती है कि संविधान के उल्लंघन का मामला है, तो वैसे मामलों को भी वह राज्यपाल के परामर्श के लिए सुरक्षित रख सकता है अपने पास। समझ गए? और सीधे वह राज्यपाल के पास, राष्ट्रपति के पास भेज देगा, और राष्ट्रपति जब तक अंतिम हस्ताक्षर करके नहीं भेजेगा, राष्ट्रपति जब तक वहां पर से अपनी अनुमति नहीं देगा, तब तक वह कानून नहीं बन सकता। समझ गए? ये प्रक्रिया होते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। तो ये आर्टिकल 200 याद करना है कि विधेयकों पर अनुमति, किसकी अनुमति? राज्यपाल की अनुमति। ये भी याद रखना चाहिए कि धन विधेयक और संविधान संशोधन संबंधी विधेयक को राज्यपाल कुछ एक बार भी वापस भेज नहीं सकता, जबकि सामान्य विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए सदन में एक बार वापस भेज सकता है प्यारे दोस्तों। तो आप इसे लिख लिए होंगे, अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण आर्टिकल आप इस तरीके से देख रहे हैं, आप अपने कॉपी में जरूर नोट करते चलेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण ये आर्टिकल की चर्चा मैं कर रहा हूँ आपसे। और जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उन सारे महत्वपूर्ण आर्टिकल की चर्चा कर रहा हूँ, उसके अंदर जो निहित कंटेंट है उसकी भी मैं चर्चा कर रहा हूँ। अब मैं देखने वाला हूँ अनुच्छेद 202। अनुच्छेद 202 आर्टिकल 202 में क्या है प्यारे दोस्तों? अनुच्छेद 202 की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर कहा गया कि राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है? राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण। राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब क्या कहा जाता है? तो ये बजट ही तो होता है ना। क्या होता है? बजट होता है। तो बजट के बारे में तो मैं तो आपको बता दिया हूं। जैसे अगर केंद्र स्तर की बात करते तो केंद्र स्तर का अनुच्छेद 112 में चर्चा किया गया है, सेंट्रल लेवल का। संघ स्तर की बात करेंगे अगर संघ या अगर केंद्र की बात करते आप तो इसी की चर्चा जो है अनुच्छेद 112 में किया गया है। जबकि यदि आप बात करेंगे राज्य स्तर की, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण का, तो वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा अर्थात बजट की चर्चा अनुच्छेद 202 में किया गया है राज्य स्तर पर। जबकि केंद्र स्तर की आर्टिकल मैंने क्या बताया था? तो केंद्र स्तर की आर्टिकल मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 112 प्यारे दोस्तों। ये क्या होता है कि यह एक वित्तीय वर्ष का, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का भारत का वित्तीय वर्ष है, एक वित्तीय वर्ष तक में जो राज्य का जो आय और व्यय का लेखा जोखा होता है उसी को राज्यपाल वित्त मंत्री के माध्यम से सदन में, विधानमंडल में रखवाने का कार्य करता है, पेश करवाने का कार्य करता है। समझ गए? ये होता है आपका बजट।
अब आप देखेंगे यहाँ पर कि अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि राज्य का वित्त विधेयक क्या है। राज्य का वित्त विधेयक अनुच्छेद 207, अनुच्छेद 207 में कहा गया कि राज्य का वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि राज्य का वित्त विधेयक क्या होता है। तो जो फाइनेंस बिल होते हैं ना, फाइनेंस बिल, राज्य का जो फाइनेंस बिल है, जो वित्त विधेयक है, ये क्या होता है। तो वित्त विधेयक और धन विधेयक में क्या डिफरेंट होते हैं, तो मैं सेंट्रल लेवल पे बहुत ही बेटर तरीके से पिछले सेशन में दे चुका हूं। आप उस क्लास के लिए, आप इसके लिए धन विधेयक और वित्त विधेयक में डिफरेंस के लिए उसे आप वहां पर देख सकते हैं, पिछले क्लास को आप देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूं आर्टिकल अनुच्छेद 212 के बारे में कि 212 में क्या है। 212 में कहा गया प्यारे दोस्तों कि न्यायपालिका जो होती है ना, न्यायपालिका द्वारा विधान मंडलों की कार्यवाही में की जांच न किया, मतलब कि न किया जाना। जो न्यायपालिका है राज्य का, या फिर जो न्यायपालिका आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, या न्यायपालिका या आपका हाई कोर्ट है, इनको विधान मंडल की जो भी कार्यवाही होती है, कार्यवाहियों की जांच नहीं कर सकती हैं, न किया जाना। समझ में आया हमारी बातें कि विधान मंडल जो है उसकी जो भी कार्यवाही संचालित होती है, उसके कार्यवाहियों की जांच करने का अधिकार न्यायालयों को नहीं है। ये बातें इसमें कही गई हैं। इसके बाद अनुच्छेद आपका आता है 213। अनुच्छेद 213 की चर्चा मैं आपसे कर चुका हूं। तो अनुच्छेद 213 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। किसका है? राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। प्यारे दोस्तों, अध्यादेश मतलब होता है ऑर्डिनेंस। क्या होता है? अध्यादेश का मतलब होता है ऑर्डिनेंस होता है। क्या होता है? ऑर्डिनेंस होता है। तो अध्यादेश ही ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है यह एक अर्ध न्याय, यह एक क्या होता है? अस्थायी कानून होता है। मतलब यह परमानेंट कानून नहीं होता। परमानेंट कानून इसलिए नहीं होता क्योंकि जब तक वह विधानमंडल के दोनों सदनों में पास नहीं हो जाता, या विधानमंडल में जब तक पास नहीं हो जाता और राज्यपाल का अंतिम हस्ताक्षर नहीं हो जाता, तब तक कोई भी विधेयक परमानेंट कानून नहीं बनता है। तब वह विधेयक कानून का रूप धारण नहीं करता है प्यारे दोस्तों। लेकिन जब विधानमंडल सत्र में न हो, जब विधानमंडल सत्र में न हो और कोई कानून बनाने की अति आवश्यकता पड़ जाए, जरूरी पड़ जाए, तो वैसी कंडीशंस में यहाँ पर एक शक्ति दिया गया है राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के तहत, जिसे अध्यादेश कहा जाता है। तो राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का भी, अध्यादेश रूपी कानून का भी वही महत्व होता है जो विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून का महत्व होता है प्यारे दोस्तों। लेकिन अधिकतम 6 महीने तक ही इस विधान के अनुसार कार्य होता रहेगा। और जैसे ही विधानमंडल, क्योंकि विधानमंडल का अधिवेशन, विधानमंडल का सत्र जो होता है, वर्ष में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब वर्ष में 2 बार 6-6 महीने पर जरूर होना चाहिए। यह संविधान के द्वारा आवश्यक कर दिया गया है। तो 6 महीने के अंदर में जैसे ही विधानमंडल आएगी, इस अध्यादेश रूपी कानून को वहां पर पेश कर दिया जाएगा। यदि वह स्वीकार कर लेता है तब तो यह कानून बन जाएगा, और यदि अस्वीकार कर देता है तो भी इस विधि के अनुसार कार्य होता रहेगा। कितने दिन तक? 6 सप्ताह तक इस अध्यादेश रूपी कानून के द्वारा कार्य होता रहेगा, और 6 सप्ताह के बाद यह अपने आप समाप्त हो जाता है प्यारे दोस्तों। तो इस तरह से आपने राज्य सरकार की विधायिका के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझा, कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल को देखे, कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट को आपने देखा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब मैं कुछ और ऐसे बातें बताने वाला हूं जो बातें आपकी रह गई हैं राज्य के विधायिका से रिलेटेड, कि विधायिका से संबंधित और बातें क्या है। देखिए, हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले, देखिए विधानसभा 2/3 बहुमत से। अब एक बात आपको बता दें कि हमारे यहाँ जो राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थाएं हैं, तो द्विसदनीय व्यवस्था तो सभी राज्य में नहीं है प्यारे दोस्तों। 29 राज्यों में से हमारे यहाँ जो है 6 राज्यों में ही विधान परिषदें हैं। विधान परिषद तो पूरे राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। इन 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। तो ये विधान परिषद बाकी राज्यों में विधान परिषद को बनाने का अधिकार या किसी राज्य से विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसी को तो होगा ना संविधान में। इस पर संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है।
कि विधान परिषदों की गठन और उसकी समाप्ति करने का अधिकार किसे दिया गया है, तो आप एक लाइन में क्या बताएंगे प्यारे दोस्तों, संसद को दिया गया है। किसे दिया गया है? संसद को दिया गया है। अंतिम डिसीजन कौन लेगा? भारतीय संसद ही लेती है, केंद्र सरकार के द्वारा ही डिसीजन लिया जाता है। अब यहाँ पर विस्तृत जानकारी अगर मैं आपको दूं तो मैं कह सकता हूं कि जो विधानसभा है, विधानसभा 2/3 बहुमत से, सबसे पहले विधानसभा 2/3 बहुमत से विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेज देता है। कहां भेज देगा? संसद के पास भेज देगा, क्योंकि विधान परिषद के निर्माण व समाप्त करने का अधिकार, अंतिम अधिकार संसद को ही है। इसीलिए जैसे मान लीजिए कि एक आपका जो है सो, मैं राज्य को एग्जांपल लेता हूं, बंगाल, वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल यदि अपने यहाँ विधान परिषद को बनाना चाहता है तो वेस्ट बंगाल सबसे पहले अपने विधानसभा में 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेगा। वह प्रस्ताव क्या होगा कि विधान परिषद के गठन की बात की जाएगी कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन करना है, तो इसके लिए विधान पश्चिम बंगाल के विधानसभा में यह विधेयक 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। और पास होने के बाद जो विधानसभा है उस मामले को, उस प्रस्ताव को कहां भेज देगा? संसद के पास भेज देगा, क्योंकि विधान परिषद के गठन का अंतिम अधिकार किसे दिया गया है? तो अंतिम अधिकार केंद्र की विधायिका संसद को प्रदान किया गया है। अब संसद में यह प्रस्ताव क्या होगा? तो संसद में यह प्रस्ताव साधारण बहुमत से पास होता है। प्यारे दोस्तों, कैसे पास होगा ये जरूर याद कीजिएगा। मैं बात यहाँ पर 2 बात की चर्चा किया हूं। यदि कोई राज्य की विधानसभा पास करेगा विधान परिषद के गठन करने का प्रस्ताव, तो वह 2/3 बहुमत से पास करेगा। मतलब 2/3 बहुमत से वह पास करेगा। समझ आ गया? 2/3 बहुमत से वह पास करेगा। मतलब कह सकते हैं यार कि 50% + 1 वहां पर, मतलब विशेष बहुमत आप कह सकते हैं कि टोटल मेंबरशिप का 50% + 1 तथा प्रेजेंट मेंबर का 2/3 मेजोरिटी, तो यहाँ पर विशेष बहुमत से वह पास करेगा। लेकिन जब वह संसद में जाएगा प्रस्ताव, तो संसद में साधारण बहुमत से पास होगा। कैसे पास होगा? साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। और पारित करने के बाद जो है विधान परिषद का निर्माण और समाप्ति प्रक्रिया पूरी हो जाती है। समझ गए? यही प्रावधान रखा गया है। विधान परिषद जो है, विधान परिषद तो यहाँ पर देखा जाता है कि इसी तरह से विधान परिषदों का निर्माण भी होता है राज्यों में और उनकी समाप्ति भी कर दी जाती है, यही प्रक्रिया के द्वारा। ये आप नई चीजों को आप देखें, इसे जरूर, इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में आप रखेंगे और अपने कॉपी में भी आप मेंशन कर लेंगे। आइए हम लोग विधान परिषद से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखेंगे कि जो धन विधेयक के मामले में आपने देखा कि वह सबसे पहले राज्यपाल की पूर्व अनुमति से विधानसभा में पेश होगा और विधान सभा में पेश होने के बाद वह 14 दिन के लिए मात्र विधान परिषद में जाएगा। यदि विधान परिषद 14 दिन में पास नहीं करता है तो वह उसी तरह से मान लिया जाएगा पास जिस रूप से विधानसभा ने उसे पारित किया था। लेकिन सामान्य विधेयक के मामले में मैं आपको बता दूं कि जब राज्य का सामान्य विधेयक विधानसभा में पास होने के बाद विधान परिषद में जाता है प्यारे दोस्तों, तो विधान परिषद उसे 4 महीने तक, मतलब कुल 4 महीने तक रोक करके रख सकता है। ऐसे सर्वप्रथम यदि बात किया जाए तो सर्वप्रथम वह 3 महीने तक रोक कर रखेगा। पहली बार कितने बार में? 3 महीने तक वह रोक करके रख सकता है। उसमें वह संशोधन भी चाहे तो कर सकता है या सिफारिश भी कुछ कर सकता है, लेकिन रोक कर कितने दिन तक रख सकता है? 3 महीने तक रोक करके रख सकता है। चलिए मान लीजिए 3 महीने तक रोक करके रखा, फिर वह विधानसभा में गया और विधानसभा यदि दोबारा उसे भेज दिया विधान परिषद में, तो विधान परिषद और कितने महीने तक रोक कर रखेगा? 1 महीने तक। मतलब टोटल 4 महीने तक हुआ। पहली बार में 3 महीने तक रोक कर रखेगा, दूसरी बार में 1 महीने तक रोक कर रखेगा। मतलब टोटल 4 महीने तक ही सामान्य विधेयक को रोक करके रख सकता है विधान परिषद। समझा गया? 4 महीने तक ही रोक करके रख सकता है वह। लेकिन संविधान संशोधन के मामले में संविधान, जैसे कि एक बात और आपको मैं बता दूं, जब कभी आपने सुना होगा कि संविधान संशोधन भी किया जाता है संविधान में, तो जैसे जीएसटी बिल जब पास हो रहा था तो उसमें संविधान संशोधन विधेयक ही था वह जीएसटी बिल। उसके लिए यह जरूरी था कि दोनों सदनों में पास होने के बाद आधे राज्यों के विधानसभाओं की सहमति की भी आवश्यकता थी। किसकी आवश्यकता थी? आधे राज्यों के विधानसभाओं की भी सहमति की आवश्यकता थी प्यारे दोस्तों। तो क्या आपने समझा कि आधे राज्यों के विधान सहमति में क्या केवल विधानसभा ही भाग लेता है? नहीं,
विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद की सहमति भी अनिवार्य होती है, क्योंकि संविधान संशोधन के मामले में आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य यदि है वहां पर, तो उसमें विधान परिषद भी भाग लेता है। केवल विधानसभा से ही काम नहीं चलेगा, विधानसभा और विधान परिषद दोनों भाग लेता है वहां पर। समझ गए हमारी बात? अब देखिए एक और महत्वपूर्ण कंटेंट बता रहा हूं आपको। जैसे आपने अभी सदस्य संख्या देख रहे होंगे कि जो सीटें हमारे यहाँ निश्चित की गई हैं, विधानसभा का, लोकसभा का, विधान परिषद का, राज्यसभा का, तो सीटें के बारे में अगर मैं आपको बता दूं, यह 1971 की जनगणना पर आधारित है प्यारे दोस्तों। 1971 की जनगणना जो सेंसस हुआ था उसी के आधार पर यह बेस्ट है हम लोगों का जो सीटों का बंटवारा है। एक संविधान में संशोधन हुआ था, 84वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, मतलब 84वां 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 84वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 84वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2001 था। क्या था? 2001 था। इसी संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि विधानसभा, लोकसभा की जो सीटों की कुल संख्या है यह निश्चित कर दी गई, और जिसमें 2026 तक कोई बदलाव नहीं होगा दोस्तों। कब तक बदलाव नहीं होगा? तो 2026 तक सीटों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस बात को आप स्पष्ट रूप से याद कीजिएगा, क्योंकि यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको पूर्णतः विश्वास दिला दूं, यदि मेरे साथ आप यदि सफर करते हैं, अश्विनी जीएस क्लासेस के साथ यदि आप सफर करते हैं, मेरे साथ यदि बने रहते हैं, तो जीएस के में मैं आपको उस मुकाम तक पहुंचा दूंगा कि जहां पर जीएस में कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा जीएस से संबंधित, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उत्तर देने के लिए अपने आप को सक्षम पाएंगे। यही हमारा मोटो है। लेकिन आपको लगना पड़ेगा, संपर्क में हमेशा जुड़े रहना पड़ेगा, हमेशा लगातार आप बने रहिए, ठीक ना, और मेहनत कीजिए। देखिए, तो ये तो आप समझ गए कि 2026 तक सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके लिए एक संशोधन हुआ था। वह संशोधन कौन सा था? 84वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2001 है ना। 84वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2001 था। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 था प्यारे दोस्तों। एक और महत्वपूर्ण बात बताएं विधानसभा के बारे में मैं आपको यहाँ पर, कि विधानमंडल पर क्या कभी कभी प्रतिबंध भी लगता है? विधानमंडल पर क्या कभी कभी प्रतिबंध भी लगता है क्या? तो प्रतिबंध भी लगता है, लेकिन कब कब प्रतिबंध लगता है, मैं उसके बारे में अगर बात करूं कि कब कब प्रतिबंध लगता है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दें कि प्रतिबंध कब कब लगता है। तो यहाँ पर आप महत्वपूर्ण बात में देख सकते हैं कि आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय प्रतिबंध लगता है, या फिर राष्ट्र के पूर्व अनुमति के बिना, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना राज्य सूची के कुछ विषयों पर विधानमंडल कानून नहीं बना सकती है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना राज्य सूची के कुछ विषय ऐसे हैं जिन विषयों पर कानून विधानमंडल नहीं बना सकती है प्यारे दोस्तों। एक पॉइंट और है यहाँ पर कि यदि राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ को यदि चला जाता है विधेयक, तो जब तक राष्ट्रपति परमिशन नहीं देगा तब तक वह कानून नहीं बनेगा, नहीं मान्य होगा। ये भी एक महत्वपूर्ण, ये भी एक प्रतिबंध है विधानमंडल के ऊपर। यह भी है कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से, राज्यसभा क्योंकि राज्यों का नेतृत्व करता है, राज्यसभा राज्यों का नेतृत्व करता है। यदि राज्यसभा जो है क्या करे, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है, तो राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून, राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। राज्यसभा जो है 2/3 बहुमत से यदि कोई प्रस्ताव पारित कर देता है, तो वह राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून को बना सकता है प्यारे दोस्तों। ये भी एक प्रतिबंध है विधानमंडलों पर। और यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए राज्य में, तो राज्यपाल के सूचना पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देता है। तो ये विधानमंडल पर प्रतिबंध है प्यारे दोस्तों। तो प्रतिबंध इस तरीके से आपने देखा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आज आपने देखा राज्य के विधानसभा, विधान परिषद से संबंधित। तो आज के सेशन को प्यारे दोस्तों हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा प्यारे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।